गोरे तो चले गए लेकिन हमारे जहन को ना कॉलोनाइज कर गए, यानी कि हम अभी भी गुलामी की जहनियत में चल रहे हैं। कौन है ये लोग जो हमारे नए कॉलोनाइजर्स हैं, क्या कर रहे हैं वो? कि जो सूद लेने वाले वो कहेंगे ये सूद नहीं, ये तो तिजारत है। असल में वो सूद है, कुरान में बात है। तो अगर पाकिस्तान में सूद 22% और इस्लामिक जो बैंक्स हैं वो भी वही इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, नाम उसका वो कुछ भी रखते हैं, रेंटल लीड रखते हैं, कुछ और रखते हैं, वो है सूद ही फिक्स रिटर्न देके अगर वो कर रहे हैं। सक्सेसफुल कंपनियों में हिस्सा डाल दें, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट, और जिसको के लोगों ने गैम्बलिंग से मिलाना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट तो एक माना हुआ जरिया है कि सक्सेसफुल बिजनेस में आप पैसा डालें और उनका मुनाफा लें, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। IMF डिसाइड नहीं करता कि सूद ज़्यादा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि सूद कितना होगा। पाकिस्तान जो 13 ट्रिलियन का टारगेट है, उसमें से 8 से 9 ट्रिलियन सूद की अदायगी में जा रहे हैं। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज एक और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. Our guest today is Hisanur Rahman. He's a consultant and instructor for the Pakistan Stock Exchange. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया. थैंक यू. आप लाहौर से आए, बहुत शुक्रिया फॉर दैट. अच्छा, मैं रिसेंटली आपने प्रो पाकिस्तानी पे भी और जगहों पे एक आर्टिकल लिखा जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जहाँ पे बात हो रही थी अबाउट द टाइटल इज़ द इकोनॉमिक एलीट्स आर द मॉडर्न कॉलोनाइजर्स ऑफ पाकिस्तान. अच्छा टाइटल है. कौन है ये लोग जो हमारे नए कॉलोनाइजर्स हैं, क्या कर रहे हैं वो? थोड़ा सा हमें आइडिया तो देना. जैसे आपने सवाल पूछा कॉलोनाइजेशन है क्या, तो जो आपके देखने वाले बिल्कुल जो ले मैन है, हमें गोरों ने हुकूमत की, और अब आप देखें कि अंग्रेज़ी जब बोलनी पड़ जाए लोगों को तो वो समझते हैं कि ये बड़ा कोई सुपीरियर काम कर रहे हैं और उर्दू बोलने से मना करते हैं. तो वो गोरे तो चले गए लेकिन हमारे जहन को ना कॉलोनाइज कर गए, यानी कि हम अभी भी गुलामी की जहनियत में चल रहे हैं. अच्छा, अब दे वर रिप्लेस्ड बाय द एलीट्स, द इकोनॉमिक एलीट्स. इसलिए मैंने लिखा इकोनॉमिक एलीट्स द मॉडर्न कॉलोनाइजर्स ऑफ पाकिस्तान. अब वो हम लोगों की ज़िंदगियाँ डिसाइड करते हैं कि खुशहाल रहेंगे या किस हालत में रहेंगे. कैसे डिसाइड करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आपने मुझे बताना हो कि अच्छा यार, माना कि इकोनॉमिक एलीट्स हैं पाकिस्तान में, ये तो आई डोंट थिंक कोई छुपी हुई बात है. क्या मीडियम्स वो यूज़ करते हैं? आपके आर्टिकल में मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट की बात होती है, आपके आर्टिकल में इन्फ्लेशन की बात होती है. पहली बात तो टू अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग वो ये चीज़ें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और कैसे करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट हो रही है. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बंद हो गई, स्पेशली फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई. और ये नहीं कि पाकिस्तान इज़ डूम्ड, वो बंद इसलिए हुई इंडस्ट्री पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने बिजनेसेस बंद करके बैंकों में सूद में पैसे रखना शुरू कर दिए. बज़ाहिर तो हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और कुरान में है कि सूद तो ऐलान जंग है, इंटरेस्ट, लेकिन वी हैड वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स इन द रीजन. इंटरेस्ट रेट क्या है कि मैं बैंक में 100 रुपये रखता हूँ तो मुझे 120 रुपये मिल जाएंगे. 20% इंटरेस्ट रेट है. मैं कारोबार क्यों करूँगा अगर मुझे 20% या 22% मिल रहा है? वैसे आपने अभी इस्लामिक की बात की और पहले इस पे ही आते हैं. मुझे जितनी समझ आती है, अभी तो एक पॉडकास्ट पे गेस्ट भी आए हुए थे, वो बता रहे थे कि कोई फतवा भी आया है कि अब अगर आप बैंक में पैसे रखें तो मुनाफा हलाल है. अब इस पे एक्चुअली इससे मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई है कि कुरान में जहाँ सूद का बहुत दफ़ा जिक्र है, उसमें लिखा है कि सूद जो मैं एक वेग ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि जो सूद लेने वाले कहेंगे ये सूद नहीं, ये तो तिजारत है. असल में वो सूद है, कुरान में बात है. तो एग्जैक्टली वो जो है सूद की एक आयत है कि वो जो सूद लेने वाले हैं वो कहेंगे ये सूद नहीं, ये तो तिजारत है, मगर असल में वो भी सूद है. उसकी इस तरह की एक ट्रांसलेशन है. तो इस्लामिक फाइनेंस भी इस तरह ही है. मिसाल के तौर पे अब जिस तरह बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आए हैं, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स आए हैं, बहुत सारी इस तरह की इस्लामिक फाइनेंसिंग अवेलेबल हुई है. ये क्या इस्लामिक है या इस्लामिक नहीं है, ये भी तो बड़ी कन्फ्यूजन है ना लोगों को. अगर मैं एंडी का नाम अब्दुल्ला रख दूं तो एंडी मुसलमान नहीं हो जाता. मुझे देखना पड़ेगा कि एंडी काम क्या कर रहा है. तो अगर पाकिस्तान में सूद 22% और इस्लामिक जो बैंक्स हैं वो भी वही इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, नाम उसका वो कुछ भी रखते हैं, रेंटल लीड रखते हैं, कुछ और रखते हैं, वो है सूद ही फिक्स रिटर्न देके अगर वो कर रहे हैं. रेंटल लीड बाय द वे पाकिस्तान में 5% है. तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट क्या है कि आप
पैसा सर्कुलेशन में रखें, जमा ना करें, बैंक में जमा ना करें जिसमें आपको सूद मिले, क्योंकि बैंक में जमा करेंगे वो आगे सूद देता है और आपको एक बीच में से वापस कर देता है। आप पैसा कारोबार में लगाएं, कारोबार के बहुत से तरीके हैं। आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें, आजकल रियल एस्टेट लोग नहीं करें, आप सक्सेसफुल कंपनियों में हिस्सा डाल दें, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है स्टॉक मार्केट, और जिसको के लोगों ने गैम्बलिंग से मिलाना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट तो एक माना हुआ जरिया है कि सक्सेसफुल बिजनेस में आप पैसा डालें और उनका मुनाफा लें, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, या अगर मुनाफा नहीं लेना, कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसको कि कैपिटल गेन बोलते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर यहाँ ये पिछले 1-2-3 सालों में जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुई, वो सूद ज़्यादा बढ़ने की वजह से। अच्छा, अब आपका अगला सवाल होगा कि सूद ज़्यादा क्यों बढ़ाया गया और इकोनॉमिक लीड्स को क्या फ़ायदा हुआ इससे, जिसकी वजह से वो ये करें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 2023 तक इन्फ्लेशन, आसान अल्फाज में महंगाई 40% हो गई थी। 100 रुपये की चीज़ 140 हो गई थी। अच्छा, अब इकोनॉमिस्ट में ये है कि अगर तो इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है तो आप सूद बढ़ा दो। लोग जो हैं, जब सूद बढ़ जाएगा तो कम चीज़ें ख़रीदेंगे। वो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये है कि यार मैं जो है ना कम डिमांड करना शुरू कर दूं, लेकिन पाकिस्तान में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ही नहीं। पाकिस्तान में है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। 2 किस्म की होती है इकोनॉमिक्स में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आसान तरीके में अगर आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि चीज़ें बनाने की कॉस्ट ही बढ़ गई है तो चीज़ महंगी हो जाती है। वो चीज़ महंगी इसलिए नहीं हो रही कि पहले 100 लोग ले रहे थे, अब 1000 लोग ले रहे हैं तो महंगी कर दूं। वो चीज़ इसलिए महंगी हो रही है कि वो चीज़ बनाने की कॉस्ट महंगी हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। खर्चा क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड WTI है, जो ग्लोबल मार्केट में तेल है, वो $150 हो गया था 70-80 से। तो तेल पाकिस्तान में भी इस तरह 300 तक चला गया था। इस तरह बाकी कोविड के बाद चीज़ें महंगी हो गई थी। बिल्कुल, रियल एस्टेट में जिस तरह सीमेंट वगैरह कह रहे हैं कि सब कुछ महंगा हो 3 गुना के करीब चला गया था। तो वो क्योंकि अगर आप एक खाने की चीज़ भी ले रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होकर रही है ना, वो बंदा पेट्रोल की गाड़ी में चला के ला रहा है। तो अगर वो चीज़ महंगी हो रही है खर्चे ज़्यादा होने की वजह से, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट में दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन का और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ताल्लुक बहुत कम है। इन्फ्लेशन कम होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन सूद बढ़ाने से कम होती है। पाकिस्तान में है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये चीज़, इसको प्ले अराउंड किया गया और सूद जो है वो 22% कर दिया गया। महंगाई 40% से लेके अब एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक इज़ 9.6%। ठीक है, बिकॉज तेल नीचे आ गया, बाकी चीज़ें एडजस्ट कर गई, और वो अब जो पहले 40% थी वो 9.6 आ गई। जब 40% इन्फ्लेशन थी तब सूद 22% था। अब 40 से 9.6 हो गई इन्फ्लेशन। अभी एज वी स्पीक एज ऑफ टुडे इज़ 19.5%, यानी कि अभी भी 10% ऊपर है हम रियल रेट्स में। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि और हिस्टोरिकली पाकिस्तान में 10% रियल रेट्स नहीं रहे हुए। हिस्टोरिकली 3% रियल रेट्स रहे हैं। यानी रियल रेट्स क्या होता है? रियल रेट्स होता है कि अगर इन्फ्लेशन, महंगाई 9% है तो सूद होगा 12-13%। ठीक है। इंडिया में बाय द वे जिस तरह 6.5% है सूद, इसलिए इंडिया इज़ शाइनिंग। हम बज़ाहिर इस्लामी मुल्क हैं जो कहते हैं सूद तो जलाने जंग है, लेकिन पूरे रीजन से ज़्यादा रखा हुआ है। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, कि मैं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है, इकोनॉमिकल लीड हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं अपना पैसा बनाने के लिए मैंने ये रेट्स हाई रखी हुई हैं कि मुझे ये 20-22% मिल रहा है, तो मैं अपने सारे पैसे उधर रख के थोड़ा सा रोलिंग में पैसे बनाता रहूँ, इसलिए रखा हुआ है, या कोई और इसकी वजह है कि अगर इंडस्ट्रियाँ बंद होंगी तो ये आके अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा लेंगे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कि एक अमीर आदमी पाकिस्तान में बैठ के ये पॉलिसीज़ बना के उसको क्या फ़ायदा होगा। आपके इस सवाल से मुझे वैसे याद आ गया कि लोग कहते हैं कि इस्लाम और इकॉनमी अलग है। इस्लाम का जो रूह है वो ये है कि इक्वालिटी हो, पैसा सर्कुलेशन में हो, इक्वली डिवाइडेड हो। कैपिटलिज्म है कि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। जिसके पास 1 करोड़ है उसके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पैसा कमाने की, क्योंकि रोज़गार नहीं है। अच्छा, अब वो जो आपने सवाल पूछा कि ये कैसे डिसाइड होता है कि यार सूद ज़्यादा रखना है, IMF डिसाइड नहीं करता कि सूद ज़्यादा होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि सूद कितना होगा। ये पाकिस्तानी लोग हैं, वो डिसाइड कर लेती है हुकूमत के ये लोग होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो डिसाइड करेंगे। बज़ाहिर ये इकोनॉमिस्ट है, ये इंडस्ट्री का है, ये फलाना है, तो वो डिसाइड करते हैं। कौन लोग होते हैं? वो एक सिलेक्टेड लोग होते हैं कि जिनको हुकूमत समझती है कि यार इन लोगों को शायद इकॉनमी का पता है। IMF ये कहता है कि आपका रेवेन्यू और एक्सपेंस, अखराजात
यानी जो आपके खर्चे आ रहे हैं वो आपके रेवेन्यू से मैच कर जाएं, इसलिए आप टैक्स ज़्यादा लगाएं। बाय द वे, पाकिस्तान जो 13 ट्रिलियन का टारगेट है, 13 ट्रिलियन रुपए जो कलेक्ट करने हैं, उसमें से 8 से 9 ट्रिलियन सूद की अदायगी में जा रहा है। जो लोग इतना कह रहे हैं कि हमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया है, बहुत ज़्यादा, जो कि अनबियरेबल है, वो 8 से 9 ट्रिलियन, उसका 67% पूरे टैक्स टारगेट का सूद की अदायगी में जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने सूद रखा हुआ है 22%। अगर आप 22% से, अब तो 19.5 आ गया, हम 19.5 से 18.5 करते हैं, आपको 440 बिलियन कम देना पड़ेगा। वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हुकूमत ने ही बोरो किया हुआ है कमर्शियल बैंकों से, वो सूद वापस कर रही होती है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 440 को 3 से 3% कम करें तो तकरीबन आपका तो सैलरीड क्लास का टैक्स ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। यानी कि 3% आप सूद कम कर दें, सैलरीड क्लास को टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। बैंक्स लॉबी कर रही हैं। अगर मैं हुकूमत हूँ, मैंने आपके पैसे देने, मैं एक पॉलिसी चेंज करूँ, आपके पैसे कम हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो मैं पागल हूँ कि मैं ये ना करूँ? क्यों नहीं करूँगा? देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का लॉ है। अगर मुझे मौका मिलता है कुछ करने का, तो मैं ये नहीं देखूंगा एम्पैथेटिकली कि इसका लोगों पे क्या नुकसान है। इकोनॉमिक बेसिक प्रिंसिपल है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। मैंने देखा है यहाँ ना टीवी पे लोग, इकोनॉमिस्ट और पता नहीं कौन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। औरतों को काम करना चाहिए। भाई, यहाँ बंदों को जॉब नहीं मिल रही, आप औरतों की जॉब की बात कर रहे हैं। आप बाहर निकल के तो देखें। तो वो आपने भाई सूद इतना रखा हुआ है, औरतों को काम, फ्लावरी बातें कर देंगे जो सुनने में अच्छे लगें। भाई, सूद कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये एक डाटा है। मैं ग्लास को नीचे छोड़ूंगा तो वह नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आप सूद कम करेंगे तो लोग बिजनेस करेंगे और जॉब क्रिएशन होगी। ये एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक है। अच्छा, एक सवाल है, नॉट मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस, लेकिन कहते हैं जी IMF जो है ना, हमारी ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, आजकल तो यही न्यूज़ चलती रहती है, जो छपती रहती है कि जी IMF कह रहा है कि इतनी इंटरेस्ट रेट रखो, IMF कह रहा है कि इतनी टैक्स लो। IMF बेसिकली अब वो टीचर की तरह डंडे के साथ आके आपको कह रहा है बेटा इस तरह रहना है तुमने। इसमें कितनी हकीकत है? क्या वो हमारे इंटरेस्ट रेट्स, हमारी इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, या ये बस एक मीडिया नैरेटिव है? आई थिंक वो किसी बच्चे को जब बात मना करनी होती तो आप कह देते हैं ना कि फलाने ने मना किया है, तो वो लगता है हमारी आवाम को भी लोग इस तरह कभी भी ट्रीट कर देते हैं। IMF नहीं कहता कि इंटरेस्ट रेट आप इतना रखें, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसाइड करती है कि ये इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। देखते हुए उस पर उन्होंने बेंचमार्क इन्फ्लेशन रखा हुआ है, वो अलग एक बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब जब इन्फ्लेशन 9.6 पर आ गई है तो फिर भी 13 पे नहीं करेंगे, 19.5 है आज की डेट में। टेक्निकली दे शुड रिड्यूस बाय 5 to 6% भाई, लेकिन वो 1-2 करके कम करेंगे। तो अच्छा, एक और बात, करेंसी का मुझे थोड़ा सा समझाएं, एक और लेमैन टर्म में जो बड़ी आवाम समझती नहीं है कि करेंसी चलती कैसे है। ओ जी डॉलर महंगा हो गया जी, डॉलर। अब तो आप जाके छल्ली खरीदे ना छल्ली वाले से, तो वो कहते हो जी डॉलर का रेट महंगा हो गया। माना उससे ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है। आपने भी बात की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। चाइना मैंने सुना है और बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि जी वो अपनी करेंसी दबा के रखती है ताकि वो डिमांड दुनिया की एज कंपेरेटिव रहे प्राइसिंग में। अगर चाइना अपनी करेंसी कंट्रोल कर सकती है और US भी अपनी करेंसी कंट्रोल कर सकती है और गोल्ड रिजर्व की बात ही नहीं रही अपेरेंटली, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं कह सकता कि रुपए और डॉलर एक ही है, या जो मेरा दिल चाहे मैं कह सकता हूँ व्हाई इज इट दैट आई हैव टू लॉ, मतलब स्टिक टू दीज लॉज। अगर वो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि रुपये की क्या वैल्यू है, तो मैं रुपये को नीचे, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी कि जी रुपये को अननेसेसरली इन्फ्लेट किया गया, जी इसको ज़्यादा दिखाया गया, जो 300 टच कर रहा था इसको इस तरह हुआ, इसको उस तरह। अब हमें नहीं समझ आ रही कि भाई डिसाइड कौन करता है रुपए की वैल्यू क्या? हम खुद डिसाइड करते हैं। अगर मैं कल को बहुत सारी अपने डॉलर्स बेच के रुपए ले लूँ तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? वो फैक्टर्स हैं दैट मेक अ करेंसी वर्क। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि करेंसी किस तरह कंट्रोल होती है। जब आप इकोनॉमिक मीटिंग्स में बैठे ना, हुकूमत की, मैं जो उनका जो उससे वो लेता हूँ जब वो ब्रीफ दे रहे होते हैं, मैं क्रिटिसाइज़ किसी एक हुकूमत को नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जी वो डॉलर को वो लिंक फिर करना शुरू कर देते हैं इंटरेस्ट रेट से, कि भाई इंटरेस्ट रेट हमने इसलिए रखे हुए हैं कि वो यार इंपोर्ट ना बढ़ जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे लोग बिज़नेस करना शुरू करेंगे। जब बिज़नेस करते हैं तो मशीन इंपोर्ट कर लेंगे या कुछ इंपोर्ट करते हैं तो फिर वो डॉलर लगेगा ना, तो डॉलर पे प्रेशर आ जाएगा, रुपये पे सॉरी प्रेशर आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट प्लेस, हर मुल्क का डिफरेंट होता है। डॉलर किससे कंट्रोल हुआ था? आई डोंट नो, मैं ये जुमला कह सकता हूँ नहीं, इन्वर्टेड कॉमास में, डंडे से। क्रैक डाउन ऑन मनी चेंजर से डॉलर रुका था।
ये इंटरेस्ट रेट ये वो जार्गन से नहीं रुका था। जब आपने क्रैकडाउन किया मनी चेंजर्स पे और स्मगलिंग रोकी तो डॉलर रुक गया। इंटरेस्ट रेट का तो कोई ताल्लुक नहीं था तब। तो स्मगलिंग से और जो मनी चेंजर पे से जो होर्डिंग हो रही थी उधर से हुआ। इन प्रिंसिपल ये होता है कि आप जब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट नहीं करते, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर जो है वो बेसिकली ख़रीद रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं आपके मुल्क में डॉलर आते हैं। तो बीच में एक टाइम आया पहली दफ़ा 2013 से 2017 डॉलर तो स्टेबल रहा मगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी। तो हमें बेसिकली करेंसी को बेहतर करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जब सूद कम होगा। ये बात समझाने की ज़रूरत है। वो उल्टी डिबेट में चले जाते हैं कि भाई अगर तो सूद कम होगा तो इंपोर्ट शुरू हो जाएगी, सूद कम होगा तो इंडस्ट्री चलेगी, लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि करेंसी आपकी आसान अल्फाज में जब आप कोई चीज़ पाकिस्तान में बनाते हैं और बाहर की दुनिया भेजते हैं तो आपकी करेंसी बढ़ती है, आपके पास डॉलर आते हैं। तो इकॉनमी में वो हालात क्रिएट करने चाहिए कि लोग चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं और कंपेटिटिव हों और बाहर भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ के अलावा कोई सर्विस भी हो सकती है। इंडिया की 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा IT एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की 2-3 बिलियन डॉलर है। अगर हम सेम लोग हैं, हम कहते हैं हम सेम हैं, तो अगर वी आर 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन तो 25 बिलियन डॉलर तो होनी चाहिए IT एक्सपोर्ट, वो भी हमारी 2-3 बिलियन डॉलर है। तो आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करें, बिजनेस करना आसान करें तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अभी तो उल्टा है, अभी तो आप बिज़नेस करना मुश्किल बनाया हुआ हर लिहाज से। तो इसीलिए भी मैं कभी कभी प्रोपेगेट कर देता हूँ यार सूद तो बहुत ज़्यादा है, तो आप स्टॉक मार्केट एक ज़रिया है पैसा रेज़ करने का भी, और आपको सूद के बगैर रेज़ हो जाता है, जिसको कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। बिल्कुल, कि आप अपना बिजनेस, बल्कि आप उस पर आएंगे तो उस पर बात कर लेंगे। मैं स्टॉक मार्केट पे आता हूँ। स्टॉक मार्केट से पहले मैं एक और डिटोर लूँगा कि पाकिस्तान में जब से इंटरेस्ट रेट्स हाई हुए हैं या उससे भी पहले की, अब मैं कॉफ़ी की लेट से बिजनेस शुरू करूँ, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंपोर्ट आपने कहा, मशीनरी करें, फलाना ढमकाना, रिस्क। पाकिस्तान में रिस्क फ्री जो एक और बात होती है, एक तो सूद है तो लोग इंटरेस्ट, अच्छा उसमें भी फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सूद बिलीव करें। दूसरी क्या चीज़ है कि हर बंदा, आई एम श्योर आप किसी से भी अभी मोहल्ले में पूछ लेना, फ़ाइल ख़रीदी होगी, किसी न किसी रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट का यहाँ सोचा होगा या की होगी। हर बंदा पाकिस्तान में बस ज़मीन ख़रीदने के पीछे पड़ा होता है। अच्छा जो बात मुझे नहीं समझ आती और आप मुझे इसमें समझाएं कि ये मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी प्राइसेस इस्लामाबाद की ले लेते हैं, जो F सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद की, उनकी प्रॉपर्टी प्राइसेस अब ऐसी हो गई हैं कि ट्रेड हो सकती हैं, शायद पता नहीं कोई ख़रीद सकता है नहीं ख़रीद सकता, और जो ख़रीदने वाला है उसके पास वो इतना प्रॉफिट कौन से धंधा दे रहा है जिससे वो इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद पा रहे हैं। अच्छा अब उसी में मैं अगर रहूँ, उसका रेंटल यील्ड भी कितना है कंपेरेटिव टू दी प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर तीसरा मेरा सवाल ये है ना कि क्या ये इंडस्ट्री जब तक कलैप्स नहीं होती, कलैप्स का मेरा मतलब ये है कि ये प्राइसेस थोड़ी रियलिस्टिक नहीं होती, तो बिज़नेस करना भी मुश्किल होना शुरू हो गया ना। मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जगह लेना जब 20-25 लाख रुपए की आ रही है तो एक कॉफ़ी शॉप चलेगा कैसे, जब इतने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, इतने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं कि चलो लीगल क्या है इलीगल क्या है उस पर मैं नहीं पढ़ा, NOC है नहीं है, लेकिन ये जो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है और जिस तरीके से ये सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोड कर गई है, ये एक बबल है या आपको लगता है ये एक चीज़ है जो चलती रहेगी? पहले तो जो आपका पॉइंट है कि लैंड में इन्वेस्ट करना मेरे नज़दीक एक डेड मनी है, उससे आप इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग अपना पैसा एक डेड मनी, डेड इन्वेस्टमेंट है, लैंड में करते हैं। ऑब्वियसली वो अप्रिशिएट करता है, वो अगर आप सूद में नहीं रखना चाह रहे, बैंक में नहीं रखना चाह रहे तो उधर करते हैं। अच्छा दूसरा ये है कि ज़मीनों में लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं कि कोई बाकी एवेन्यूज़ पे फिर नहीं जाता। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट है क्या, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2.5 से 3 लाख लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ 10 गुना ज़्यादा है, 30 लाख से भी ज़्यादा है, मोर देन 10 टाइम्स। और इंडिया में तो उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अमेरिका में हर दूसरा बंदा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसीलिए वो ये दोनों इकॉनमीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। तो एक तो फाइनेंशियल लिटरेसी का पाकिस्तान में इशू है कि चीज़ों का नहीं पता। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, मगर जो फाइलें ख़रीदना है, फाइलें क्या है, अब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, फाइल ख़रीद रहे हैं।
तो आपका जो सवाल है रियल एस्टेट, पाकिस्तान में जो घर लेना है एक जॉब करने वाले आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सारी वो इन्फ्लेटेड हो चुकी थी प्राइसेस, हर कोई उधर ही पैसे पार्क कर रहा था। तो इसका आसान अल्फाज में इकॉनमी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर रहे, आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, आप कोई चीज़ नहीं बना रहे जिससे कि एक्सपोर्ट हो। तो गवर्नमेंट जो एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह रियल एस्टेट के लिए बना के देती है, जितना मुझे समझ आती है, बड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि जी एक इंडस्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि PMLN ने किया या PTI ने किया या सब ने किया, इज़ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। इसकी कोई मतलब, इसको अगर आप मुझे ये बता रहे हैं कि जी इकोनॉमिकली ये डेड मनी है, सर्कुलेशन में आ ही नहीं रहा, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, कॉमन सेंस है ये, इससे तो कुछ होगा, तो इसको क्यों बैक किया जाता है और बाकी इंडस्ट्री को क्यों नहीं? आई थिंक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं शायद उनको बेसिक नहीं पता होती, और वो बड़ा आसान होता है उनके पास जाना, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, कि जी वो मज़दूर की जॉब चली जाएगी तो इसलिए रियल एस्टेट में एमनेस्टी दे दें। भाई वो तो अब यानी कि एक ज़मीन में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें, मज़दूर की जॉब पता नहीं वो ट्रिकल डाउन में किस लेवल पे आता है। तो वो उनका एमनेस्टी का जो आपका सवाल है वो इसलिए कभी कभी पास्ट में दी गई है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जिसमें कि बहुत सी इंडस्ट्री, सीमेंट आ जाता है, स्टील आ जाता है, तो वो कहते हैं कि ताकि आसानी कर दें, सोर्स ऑफ इनकम लोगों से ना पूछा जाए, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इंडस्ट्री सीमेंट और स्टील की चलती रहे, इसलिए वो कहते हैं कि एमनेस्टी यानी कि आसान अल्फाज में कि पूछा नहीं जाएगा कि आपने पैसे कहाँ से डाल दो अगर डालना है। तो हिस्टोरिकली क्योंकि बहुत सा ब्लैक मनी था रियल एस्टेट में, इसलिए भी वो ऊपर चली गई। स्टॉक मार्केट में क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है सारा, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के लोग। तो स्टॉक मार्केट में एमनेस्टी स्कीम क्यों नहीं कर देते? देखिए पाकिस्तान में क्रिप्टो मिसाल देता हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने पूछा। यानी क्रिप्टो कर रहे हैं जो कि इलीगल है बाय द वे। हाँ नहीं, लेकिन क्रिप्टो में क्योंकि काला पैसा जा सकता है ना। बात ये कि मुझे, मेरा ये ख्याल है, मैं इससे पहले मैं बल्कि बता दूं क्रिप्टो है क्या और स्टॉक मार्केट है क्या। क्रिप्टो एक हवा डिजिटल मनी है, एल्गोरिदम है, आपको नहीं पता क्या है, XYZ एल्गोरिदम है, उसमें आप पैसे डाल रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रही है और उसमें डाल रहे हैं और पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर जा रहा है इलीगल प्लेटफॉर्म से, वो चल रहा है, उसकी हुकूमत नहीं करेगी। स्टॉक मार्केट क्या है, एक बिजनेस काम कर रहा है, सक्सेसफुल कंपनी है, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में आप किसी कंपनी या बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। क्रिप्टो एक किसी यंगस्टर ने कोई एल्गोरिदम क्रिएट किया है, और ये एक अलग टॉपिक है क्रिप्टो पे कभी बात करने के लिए, मगर एक कुछ एल्गोरिदम है, उसमें पैसा डाल रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, डिमांड सप्लाई चल रही है, उसकी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, उस पर डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, उस पर हुकूमत को ये शायद अंदाज़ा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स साल के बाहर जाते हैं। आप जितना मर्जी कर लें, मैं आई डोंट नो, मैं नाम ले सकता हूँ नहीं, ऐप्स हैं, मशहूर ऐप्स हैं, अमेरिका में बड़ी मानी जाती हैं, वो क्रिप्टो की ऐप्स हैं, आप यहाँ से पैसा बाहर भेज सकते हैं अपना, जिसमें मर्जी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, पैसा आप बाहर पार्क कर सकते हैं, तो ये लोग कर रहे हैं। इसी पे मैं आ रहा हूँ ना। अब देखें लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई क्रिप्टो, आपने बात की ना, एक एल्गोरिथम में डिसाइड कर रहा है, ऊपर नीचे जा रही बात। पाकिस्तान को एक एल्गोरिथम नहीं, लेकिन कुछ इंसान ऊपर नीचे करते रहते हैं जब उनकी मर्जी होती है, और करेंसीज भी कुछ हद तक अब ऐसी ही चल रही हैं। अब वो कन्फ्यूजन में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो नहीं है, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती कि ठीक है यार क्रिप्टो को ना रेगुलेट करो, फिर बहुत सारे मुल्क नहीं कर रहे हैं। क्रिप्टो बेसिकली एसेट बैक भी नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैं इसी पे आ रहा हूँ ना, एसेट बैक तो वैसे खैर अब करेंसी है। बाय द वे अमेरिका प्रिंट करता है डॉलर, और हम अपनी चीज़ बाहर भेज देते हैं वो प्रिंट किए हुए डॉलर से, लेकिन हमारे पास डॉलर आ जाता है। उनके पास भी तो कोई नेशनल रिजर्व है। मगर ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक एसेट में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये इसी तरह कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन रियल टाइम में मैं जाके पैसा निकाल भी सकता हूँ, और वो पैसा जो है वो एक, लेकिन मैं कहूँ कि मेरा जो एल्गोरिदम है, जो मेरा XYZ बैंक में पैसे का एल्गोरिदम है, उसको मैं खरीदूँ। लेकिन इसके मिसाल में मैं अगर आपको दूं कि X बैंक है, अगर हम सब जिनके पैसे उस बैंक में पड़े हुए हैं आज सुबह जाएं और बोले सारे पैसे दे दो, सब, उसके पास होंगे इतने पैसे उस दिन? आई डोंट थिंक सो। क्रिप्टो का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो था कि एक डिजिटल मनी है और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इससे बेसिकली जो पाकिस्तान में ये हुआ कि इससे पैसा इलीगल जो बाहर जाना है ना, उसको एक बड़ा सपोर्ट मिल गया। इसी पे मैं आ रहा था। चलिए क्रिप्टो को तो एक ये बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन है फॉर अनदर टाइम। इस पे मैं आता हूँ कि यार आप मुझे बस ये समझा दें कि एमनेस्टी की टीम, आपने रियल एस्टेट को दे दिया, आपने इसको दे दिया, उसको दे दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दे दो ना, बोलो यार काला पैसा है, जैसा भी पैसा है डाल दो। मैं सवाल इसका सॉरी कंप्लीट करने के लिए, कनाडा में ऐसे ही बात है, मैं इस पर बताता हूँ आपके सवाल से। अच्छा नहीं, इस पे पहले बात कर लेते हैं। ये अगर हम सिर्फ ये कर देना, मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद गलत हूँ, कि आपकी PSX के नंबर्स थ्रू द रूफ चले जाएं, बिकॉज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी
बिजनेसेस को कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल को वो इन्वेस्ट कर लेंगे। इस चीज़ पे क्यों नहीं होता काला पैसा? क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल PSX में कुछ एक ज़माने में अकाउंट खोलें, जितनी वो सवाल पूछते हैं उतनी ना आप लोग जो सवाल पूछते हैं उतना बैंक नहीं पूछता, उतना कोई मतलब मेरे माँ बाप से अलावा मुझसे इतने सवाल किसी ने नहीं पूछे। बड़ी टेक्निकल प्रोसेस है, मतलब एज इन कंपेयर टू रियल एस्टेट में क्या है यार, पैसा लोग ये बोरी रखी, बंदे के सामने बैठे, साइन हो गए। वाई कैन इट नॉट बी सिंपलर? एज इन सिंपलर का मेरा मतलब ये है कि हम दोनों को पता है कि इधर काला पैसा बहुत सारा है, ठीक है, हम दोनों को पता है कि बहुत सारे लोगों ने पैसा ऐसा बनाया जो वो नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब हो गया तो हो गया, क्या हो सकता है? अगर आप रियल एस्टेट में कर रहे हो तो आप ये चीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर दो, फ़ायदा नहीं होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आपके सवाल से मुझे याद आएगा, शायद आपको एडिट करना पड़ जाएगा, जिना करना आसान और शादी करना मुश्किल। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसी आप सही कह रहे हैं कि वो सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, बैंक स्टेटमेंट पूछते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में हिस्टोरिकली नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इसलिए इट गॉट इन्फ्लेटेड। कनाडा में ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की छूट मिल जाती है, और कंपनीज अगर अपने आप को लिस्ट कराती हैं तो उनको टैक्स की छूट मिल जाती है। मकसद है डॉक्यूमेंट करना इकॉनमी को, ताकि टैक्स बेस बढ़े। ज़्यादा लोग, अगर 100 लोग टैक्स दे रहे हैं तो 1000 लोग टैक्स दें। बेसिक रिफॉर्म्स हैं जिससे कि आपकी टैक्स बढ़ सकते हैं। तो आपके खुद ही सवाल से मैं आपको यही आंसर करता हूँ कि ये इसका बहुत बड़ा एक स्पेस है कि टैक्स में ये जो आपने इसको एमनेस्टी का नाम भी नहीं दे सकते, आप इसको सिर्फ ये करते हैं कि आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, अगर आप स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करते हैं अपनी कंपनी तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी। तो ज़्यादा इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होना चाहिए। तो और ये एक लीगल चीज़ है जो कि दुनिया के बाकी सक्सेसफुल मुल्क करते हैं, लेकिन यहाँ शायद नहीं होती। अच्छा, इसी पे मैं अगर अब आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब मसला बताता हूँ, मैं आपसे 1% भी डिसएग्री नहीं कर रहा। रियल इस्टेट, लैंड, डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। आपकी म्यूचुअल फंड इस्लामिक नहीं है, मेरा जानता ख्याल है, डेड इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं दे रही। अब मैं हूँ ना एक इंसान हूँ, मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है। बाय द वे, आपका जो सवाल है म्यूचुअल फंड पे भी हुकूमत ने फिगर आउट कर लिया कि नाम म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, लेकिन बैक एंड पे फिक्स रिटर्न में इन्वेस्ट करते हो, टैक्स इसलिए उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दी म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, 364 डेज का प्रॉफिट दिखा के 1 डे लॉस, ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है, मुझे पता है कि म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, मुझे पता है लैंड में क्या हो रहा है, मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा। अब मैं लेकिन एक इंसान हूँ, ठीक है, मैंने सबसे पहले तो ये सोचना है ना कि मेरा फ़ायदा, मेरे ख़ानदान का फ़ायदा, मेरे एम्प्लॉइज़ का फ़ायदा। मैंने ये तो नहीं सोचना ना कि पाकिस्तान की अगले 50 साल में फ़ायदा। अब ये गलत बात है, लेकिन ये हकीकत है, पूरी दुनिया ऐसी सोचती है। तो मैंने तो एंड में जाके यही करना है कि म्यूचुअल फंड में डाल दें। देखो, मुझे अगर 22% का मुनाफा मिल रहा है रिस्क फ्री, आपने बात की, तो मैं क्यों रिस्क लूँ, मैं क्यों बिजनेस करूँ? और उसी तरीके से अगर मुझे लैंड पे कैपिटल अप्रिसिएशन सिग्निफिकेंटली मिल रहा है, मुझे पता है ये डेड इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है ये हाईली इन्फ्लेटेड है, पागलों वाली बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यार देखो मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। तो अगर मुझ जैसे बंदे को आपने कन्विंस करना हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाओ इन दोनों चीज़ों की जगह, तो मैं क्यों आऊँ? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं जो ऑडियंस के लिए, हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र कर दिया, स्टॉक, ये अगर मैं बता दूं कि स्टॉक्स हैं क्या, स्टॉक मार्केट है क्या, प्लीज़। देखिए, स्टॉक्स को आप भूल जाएं, स्टॉक एक बिजनेस का हिस्सा होता है। अगर आपने बिजनेस का एक हिस्सा लेना है, यानी कि 10 लोगों ने काम शुरू किया है, तो स्टॉक मार्केट कहता है कि 1000 लोग भी एक बिजनेस के पार्टनर हो सकते हैं, बिल्कुल 1 लाख लोग भी हो सकते हैं। तो स्टॉक जो है वो एक कंपनी का हिस्सा है, इट्स ओनरशिप इन अ बिजनेस। कंपनी में हिस्सेदारी है। आप 0.0001% ऑफ अ कंपनी खरीद लेते हैं और आप उसके मालिक बन जाते हैं। बिल्कुल, कंपनी अच्छा काम करती है, आपको प्रॉफिट में से उतना हिस्सा मिल जाता है। कंपनी जो है अगर प्रॉफिट नहीं भी देती, कंपनी ग्रो कर रही होती है, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। जब आप वो कंपनी का 0.001 हिस्सा बेचने जाएँ तो आपको, अगर आपने वो 100 रुपये के लिए, तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। बाय द वे, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इस साल जो पिछला गुजरा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट थी। ऐसी कंपनीज हैं जिनकी अर्निंग पिछले 5-6 महीनों में 6 गुना हुई। एक ऑटोमोबाइल की कंपनी, उन्होंने एक गाड़ी लाहौर में बनाना शुरू की, वो इतनी 10 गुना उसकी अर्निंग बढ़ गई कि कंपनी की प्राइस, यानी कि शेयर की प्राइस 6 गुना बढ़ गई। किस बिजनेस में इस तरह होता है? एक नहीं है, बाय द वे, इस तरह के और भी बहुत से बिजनेसेस हैं जो कि जिनमें पोटेंशियल है कि जो यहाँ चीज़ें बना रहे हैं, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो वो जो आपने दूसरा, आपका पहला एक दूसरा सवाल था कि यार फिर मैं क्या करूं अगर मैं सूद में ना पैसे डालूं, नाम चेंज किए हुए हैं सूद ही, कभी इस्लामिक लगा देते हैं, कभी कुछ नाम इस्लामिक सा मुश्किल सा रख देते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये इस्लामिक हो गया। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जो डबल ट्रिपल नहीं हुई, 5-6 गुना बढ़ी हैं
मैं कंपनी का इंडोर्स ना कर दूं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, एक से ज़्यादा कंपनीज हैं और कोई वो गैम्बलिंग सट्टा नहीं था। उनकी अर्निंग यानी कि प्रॉफिट 10-10 गुना हुआ, तो वो उनकी शेयर प्राइस भी 5-6 गुना हो गई पिछली चंद महीनों में, जब पाकिस्तान बिल्कुल डूब रहा था, बैंकरप्ट होने के करीब था ऑन पेपर। तो क्योंकि लोग तो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने लिस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट है कि यार एक बंदा आम है, उसको नहीं पता स्टॉक मार्केट का, तो वो क्या करे? तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट के भी म्यूचुअल फंड होते हैं कि स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक, अगर आपको नहीं पता तो आप उसका एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो कि यूएस में होता है, बिल्कुल यूएस में होता है। हाँ। तो एक ये एक प्लेटफॉर्म है अल्टरनेट हलाल इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा ये कि आप अपना कारोबार स्टॉक मार्केट। वैसे ये हलाल कैसे, थोड़ा सा मुझे समझाएं। अगर मैं एक कंपनी में शेयर्स खरीदूं लेट्स से ₹1 के, जिस तरह ये ब्लू चिप स्टॉक्स में चलता है, वो फिर आगे वो कंपनी एक हिस्सा होती है इन सब कंपनीज का, और इन सब का क्यूमुलेटिव का हिस्सा मैं होता हूँ, कुछ ऐसा है? नहीं, अगर आप एक कोई भी कंपनी, अगर एक लेट से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी बड़ी है, आइदर वो प्राइवेटली ओन्ड है या गवर्नमेंट भी वो ऐसी कंपनीज ओन करती है, तो कंपनी खुद मालिक होती है, 75% या 20%, 25%, 10% हिस्सा पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होता है वाया शेयर्स जी। तो एक आप जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, इन इक्विटी जिसको बोलते हैं, इक्विटी फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड में जाएं, वो किसी चाहे कन्वेंशनल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो, वो क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो कि बहुत पढ़ा लिखा होगा, CFA वगैरह किया होगा, वो 5-6 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आपसे पैसा लेगा, मुझसे लेगा, इनसे लेगा, और पैसा लेके अच्छी उसको जो लगेगा, जिसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के उसमें इन्वेस्ट कर देगा। एक ये तरीका है म्यूचुअल फंड वाला। एक तरीका है कि मैं खुद स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलूँ किसी ब्रोकर के साथ और स्टडी करूँ थोड़ा सा। कोई इतनी वैसे बाय द वे रॉकेट साइंस नहीं होती। स्टॉक मार्केट में जो लोग अच्छा काम करते रहे हैं, हम वो कोई इतने साइंटिस्ट नहीं थे। दुनिया का जो तीसरा अमीर आदमी है वो बर्कशायर हैथवे का मालिक है, वॉरेन बफेट। उसको आज तक कहते हैं यार मुझे टेक्नोलॉजी का नहीं पता, तो वो स्टॉक में ही इन्वेस्ट करके बिल्कुल। इस तरह गया। जो इंडिया में भी जो टॉप प्लेयर्स हैं स्टॉक के, वो इतने कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो बेसिकली बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। और ज़्यादा मैंने देखा है, और पाकिस्तान में भी इस तरह ही हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में। आपको फाइनेंस या अकाउंट्स का एक्सपर्ट नहीं होना, आपको बिजनेस सेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा, कोविड आया, दुनिया बंद हो गई, डिजिटल कंपनियां 10-10 गुना बढ़ गई। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी है, ₹100 का शेयर 800 का हो गया था कोविड के बाद, क्योंकि सारे बिजनेसेस डिजिटल हो रहे थे, वो उस कंपनी से काम ले रहे थे, लोकली भी और ग्लोबली भी। अमेरिका में भी क्लाइंट्स थे उनके, हर जगह क्लाइंट्स थे। इसी तरह जब कोविड आया तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां 5-6 गुना हो गई, क्योंकि वैक्सीन की इवन पाकिस्तान की कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर गई। तो स्टॉक मार्केट में अच्छा होने के लिए आपको एक बिजनेस सेंस हो, कॉमन सेंस हो, पॉलिटिकल सेंस हो, इकोनॉमिक सेंस हो। यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है तो तेल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रशिया तेल बनाता है, पूरी दुनिया तेल नहीं लेगी, तो तेल की जो है अगर सप्लाई जो है कम हो जाएगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ग्लोबल रिसेशन आने वाली है अगर अमेरिका में, तो ऑयल की डिमांड ग्लोबली कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस गिर जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें तो कई लोग होते हैं जो पॉलिटिकल सेंस इनको बड़ी होती है, वो स्टॉक में बहुत अच्छे होते हैं। तो एक इंटर रिलेटेड है। फिर साइकोलॉजी का बड़ा रोल है कि साइकोलॉजिकली अगर आप समझते हैं कंपनी बहुत ऊपर जाएगी तो वो ऊपर चली जाती है। इसकी ग्लोबल एग्जांपल है, एक वैसे थोड़ा सा हटके टॉपिक हो जाता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड, अमेरिका की कंपनी थी गेम स्टॉप। बिल्कुल, वो फिल्म भी आई है अभी। वो प्ले स्टेशन बच्चे खेलते थे, मैं खुद भी उसकी गेम्स शायद बचपन में खेलता था। $3 का शेयर $400 का हो गया। अवाम क्योंकि चाहती थी, तो अवाम क्योंकि चाहती थी वो, इसलिए कि वॉल स्ट्रीट जो कि दुनिया डिसाइड करती है किस तरफ जाएगी बाय द वे, तो और मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ वहाँ जाएँ, जॉब करें, ताकि आप भी पावर सेंटर में आएँ। तो वॉल स्ट्रीट के जो हेज फंड मैनेजर्स हैं, हेज फंड होता है जो कि यही स्टॉक के पैसे लोगों से लेके आगे इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने जैसे आप एक कंपनी ऊपर जाए उस पर आप पैसा बनाते हैं, एक होता है शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट कि एक कंपनी नीचे जाए उस पर आप पैसे बनाते हैं। तो वहाँ के हेज फंड्स ने कहा था गेम स्टॉप फेल हो जाएगी, तो उन्होंने उसको शॉर्ट किया हुआ था। शॉर्ट एक लंबा फिर किसी कर लेंगे, लेकिन आसान अल्फाज में जब कंपनी वो अगर नीचे जाएगा तो आपको पैसा बनेगा। तो एक ग्रीडेड कम्युनिटी थी लोगों की, जिस तरह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, फेसबुक, यूट्यूब, ये वो। तो Reddit पे लोगों ने डिसाइड किया कंपनी हमें पसंद है, ये बहुत अच्छी है, तो हम इसका शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। तो वो कंपनी $3 से $400 हो गई। बिल्कुल। और बाय द वे वो $400 पे से भी ऊपर जाना था। वो आप देख लें, आई डोंट नो, उस पर एक रॉबिनहुड एक ऐप है फोन पे, उस पर उन्होंने उसको बाय पे ही बैन लगा दिया, यानी खरीदने पे बैन लगा दिया, क्योंकि रॉबिनहुड की भी फंडिंग एक हेज फंड कर रहा था, तो फिर जाके वो रुका शेयर। तो कहना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी का भी बड़ा रोल है। तो ये हर जगह स्टॉक, तो इसको लोग अगर कहें गैम्बलिंग है, फलाना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझना है तो गैम्बलिंग है। जिस तरह पुराने ज़माने में कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो वो जादू या जिन हो जाता था।
मगर बाद में पता चला वो तो साइंस थी। तो इसी तरह इसमें इकॉनमी है, पॉलिटिक्स है, साइकोलॉजी है, थोड़ा सा अकाउंट्स का भी हिस्सा है। तो हम समझ लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट्स में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो आप ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, मिक्स ऑफ सॉरी एवरीथिंग, नॉट बोथ। चलिए मैं आपसे एक दो और सवाल पूछूंगा। पहले तो ये है कि आपने अभी बात की ना प्लेयर्स की, जिस तरह वॉल स्ट्रीट में गेम स्टॉप पे जो फिल्म भी बनी थी, बड़ी अच्छी फिल्म है, आप लोग भी जाके देखें। ये डॉक्यूमेंट्री है? नहीं, इट्स मूवी। अच्छा। अभी भी रिसेंटली आई है, कुछ 6 महीने पहले। उसमें काफ़ी अच्छी कास्ट, सेथ रोगन वगैरह। मैं एग्जैक्ट कास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आई लिंक इट इन द वीडियो। खैर, तो जो वो मूवी है उसमें वो ये दिखा रहे थे कि जो हेज फंड्स है वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वो करते हैं, अवाम अगर चाहे तो उनको से लड़ सकती है, लेकिन एंड में हेज फंड जीत जाता है। उसकी वजह ये है कि हेज फंड ऑल इन ऑल है, इकोनॉमिक एलीट है। ठीक है जी। अगर मैं आपकी वही इकोनॉमिक एलीट वाली जो हमने जिससे गुफ्तगू शुरू की थी यहाँ पे लेके आऊँ, तो मुझे ये बताया जाता है, अवाम को ये बताया जाता है कि जी ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें तुम 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग हो, और जो बड़े आपके प्लेयर्स हैं, जो ये मूवर्स एंड शेकर्स हैं, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री मैनिपुलेट करते हैं। जब इनका दिल चाहता है स्टॉक को नीचे करते हैं, जब इनका दिल चाहता है तो ऊपर करते हैं, और तुम तो जाके इधर नंगे होके वापस आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत छोटी है, तो इसको जो बड़े प्लेयर्स अगर डिसाइड कर लें कि इस शेयर को हमने ख़रीदना है तो वो ऊपर चला जाएगा, और बेचना है तो नीचे आ जाएगा। जितने इन्वेस्टर बढ़ते जाएं, रिटेल इन्वेस्टर या आम लोग, डेमोक्रेटाइजिंग रिटेल इन्वेस्टमेंट्स इसको बोलते हैं, उतना ये काम मुश्किल हो जाता है। जो गेम स्टॉप की एग्जाम्पल है उसमें यह है कि दे बीट द वॉल स्ट्रीट, the people beat the Wall Street for a time, but the platform they were purchasing from, Robinhood was actually funded by Wall Street one of the hedge funds, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। तो अमेरिका में इतना आसान नहीं है, बाय द वे, चंद प्लेयर्स नहीं मैनिपुलेट कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि क्योंकि मार्केट छोटी है तो उससे स्पेस मिल जाती है बड़े प्लेयर्स को मैनिपुलेट करने की। लेकिन अब SEC के भी रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कि अगर मैनिपुलेशन हो रही हो तो वो नोटिस लेके भेज देते हैं। मगर ये चीज़ तब ख़त्म होगी जब ज़्यादा, मसला ये क्यों है क्योंकि लोग सिर्फ 2-2.5 लाख हैं, 3 लाख मैक्सिमम होंगे। अगर यही लोग 30 लाख हों तो ये काम बहुत मुश्किल हो। इसलिए तो मैं लोगों को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आओ। हाँ, लेकिन मसला ये है ना कि वही वाली बात आ जाती है ना कि हमें भी पता है कि अगर हम सब का लौट जाएं हुकूमत के खिलाफ तो हुकूमत बैठ जाएगी। मसला ये है कि पहला बंदा जो उठता है उससे डर लगता है ना, जब सब उठ जाते हैं। जब ये 30 लाख से 3 लाख होगी ना तो 3 से 8 लाख बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन वो 3 लाख पे आने के लिए किसी को बहादुरी दिखा के मैदान में आना होता है। वो मैदान में आना एक लोगों को डर रहता है ना कि मेरे पैसे ना लुटे ना। जिस तरह मैंने आपको कहा कि यार मुझे ये सारी लॉजिक समझ आती है, मसला सिर्फ वो आ जाता है कि मैं सोचता हूँ कि यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं जाके म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देता हूँ क्योंकि एक कन्फर्म चीज़ है, इधर कुछ शायद मसला हो जाए। खैर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, देन आई लेट यू गो। जितनी मुझे PSX की समझ आती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ इंडस्ट्रीज अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, कुछ तो ट्रेडिशनल हैं, आपके ट्रैक्टर की बिजनेस होगी, इस तरह की चीज़ें। फिर कुछ आपकी ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, IT की चल रही हैं। चले मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो परफॉर्म अच्छा कर रही हैं वो तो ठीक है, उनको कर दिया साइड पे। अच्छा, इत्तेफाकन मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि राइट नाउ स्टॉक मार्केट पे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी चल रही है वो क्या है? बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक। हाँ, क्योंकि सूद बहुत ज़्यादा है ना, लोग पैसा रख रहे हैं बैंकों में। मज़े की बात ये कि अगर मैं उनका स्टॉक खरीदूँ तो हो ये रहा है कि उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि सूद बढ़ता जा रहा है, सूद बढ़ता जा रहा है तो वो उनकी शेयर प्राइस बढ़ती जा रही है, शेयर प्राइस उनकी खरीदूंगे तो मजीद। और मतलब आप एक साइकिल में पैसे बना तो रहे हो उनके स्टॉक से, लेकिन वो पैसे काइंड ऑफ मेरे टैक्स डॉलर से ही आ रहे हैं ना। आपने बात की कि यार टैक्स में से कितना ज़्यादा जाता है सूद के लिए। तो इत्तेफाकन बड़ी वियर्ड बात है कि PSX पे जो मैं लेट से मैंने 100 रुपये डाले X बैंक में, और वो 100 रुपये से मुझे 10 रुपये का मुनाफा बना, 20 रुपये का तो मैंने टैक्स दिया इसमें। तो ये पूरे सिस्टम में मिसाल के तौर पे मुझे जो बात समझ नहीं आ रही कि PSX पे कमर्शियल बैंक्स की स्टॉक वैल्यूज आर गोइंग रिकॉर्ड हाई। ठीक है, और ये आंसर कर रहा है पॉइंट के इकोनॉमिक एलीट्स, the policy makers they are linked to the banks. Yes, and then the banks are. और मैं बात कर रहा हूँ शरिया कंप्लाइंट, और मुझे आपके जवाब और सवाल और जवाब दोनों से ही पता चला कि यार फायदा पे मैं बताना भूल गया, बैंक्स आर नॉट शरिया कंप्लाइंट। या जो कंपनी शराब बनाती है या सिगरेट बेचती है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। एक आध शराब की भी कंपनी है, बैंक्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये PSX ने लिखा होता है कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट है, बैंक हो तो नहीं लिखा होता शरिया कंप्लाइंट है।
या वो कंपनी जो कि ज़ाहिर है, एक गैर बैंक शरई बाय काम कर रही है। डेफिनेशन शरई हाँ। कंप्लायंट नहीं हो सकती वो, लेकिन मैं लोगों से हमेशा और ये advise अलग करता हूं। सवाल है कि फिर लोग क्या करते हैं, हम क्या करें, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बना। पाकिस्तान में एक दो कुछ हैं आलिम जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ग्लोबली भी इस्लामिक पे आ रहे हैं लोग के रिस्क शेयरिंग पे आ जाए। जो वीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामिक बैंकिंग है, सपोर्टिंग द स्मॉल प्लेयर एंड, और जो $1 बिलियन कंपनीज हैं बाय द वे जो सिलिकॉन वैली में बेस्ड हैं, वो वीसी इन्वेस्टमेंट से बनी हुई हैं। वो गैराज में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक बैठे हुए थे, वो वीसी इन्वेस्टर ना आया होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर ना होता बाय द वे। वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स, इस तरह के बहुत सारे मजीद एग्जांपल्स हैं। हाँ, तो जो दुनिया में बेहतरी आई वो तो इस तरह आई, वो इस सूद वाले निज़ाम से तो नहीं आई। वो जो एक दो लड़के काम कर रहे थे और एक वो गैराज में बंदा आया जिसकी वजह से कंप्यूटर है, जिसकी वजह से लोग हमारी और आपकी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो तो एक गैराज में दो लड़कों के पास आया था इन्वेस्ट करने। तो अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम में आ जाए तो ये चीज़ें तो नहीं हैं। तो गोरों ने बाय द वे हमारे तरीके अपना लिए। चाइना और जापान जो कि शायद खुदा में भी नहीं मानते, वहाँ शायद 0% के करीब इंटरेस्ट रेट है, और वो देख लें दोनों कितने ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। वैसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, शायद आप इसको मुझे जवाब ना दें, लेकिन फॉर माई ओन और फॉर आवर ऑडियंसेस, चलें माना आपकी बात PSX में हम सब रजिस्टर हो गए, क्या स्टॉक हमें ख़रीदना चाहिए या किस किस्म का स्टॉक? चलें अगर आप नाम नहीं लेंगे तो एटलीस्ट मुझे एक प्रोफाइल, जैसे मैंने अभी IT की बात की, कमर्शियल बैंक्स की बात की, अगर आप मुझे प्रोफाइल करके कहेंगे यार आपके ख्याल में यार ये 2-3 जगह हैं, पता है अगर आना है ना तो इनमें पैसे लगा लो। अगर मैं एक कंपनी का नाम ले दूं तो मुझे शायद नोटिस ना आ जाए SEC का कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कंपनी इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में अगर पोटेंशियल मुझे जो फ्यूचर में लग रहा है, किसी एक सेक्टर का नाम दे देता हूं, आई थिंक ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर। अच्छा, ठीक है। और उसकी वैसे वजह ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर के कुछ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में मिनरल्स में, और मिनरल्स पाकिस्तान में हैं, और वो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनीज हैं वो मेजॉरिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हैं। तो उसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है तो वो कंपनी को फ़ायदा होगा। और वो जो गोल्ड की माइन उनके हिस्से में आती है वो दुनिया की तीसरी बड़ी गोल्ड माइन है। बेहतरीन, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूबल है, और आपका टाइम भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत चीज़ें सिखाई आज। Thank you so much. Most welcome. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.